नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम जिस विषय को पढ़ेंगे उसका नाम है अपठित गद्यांश तथा पद्यांश। तो गद्यांश और पद्यांश ऐसे अंश होते हैं, अपठित ऐसे अंश होते हैं जिन्हें आपने पहले ना पढ़ा हो, वे आपके सामने नए आए हों, पहली बार आए हों। तो ऐसे ही अंशों को हम पढ़ेंगे और उसमें जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे अपठित गद्यांश के बारे में। अपठित गद्यांश अर्थात गद्य का ऐसा अंश जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो, आपने वो कभी पहले नहीं पढ़ा होगा, वो आपके सामने पहली बार आएंगे। अपठित गद्यांश को हल करने से बच्चों में रचनात्मक क्षमता एवं अर्थ ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो जब आप गद्यांश को हल करेंगे तो उत्तर लिखते हुए आपकी रचनात्मक क्षमता का विकास होगा और साथ ही जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे, उसका अर्थ ग्रहण करेंगे तो उसमें भी आपकी वृद्धि होगी। इससे उनकी भाषा में भी सुधार आता है। तो उत्तर लिखते हुए जब आप अपने भाव अभिव्यक्त करेंगे तो आपकी भाषा में भी सुधार आएगा। परीक्षा में इसके द्वारा बच्चों की भावाभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अपठित गद्यांश एवं पद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में यह प्रश्न अवश्य ही आता है। तो इस दृष्टिकोण से भी आपको यह पाठ जो है अच्छे से पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश और पद्यांश को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं गद्यांश को हल करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ लें। तो जो भी गद्यांश आपके सामने है उसे 2-3 बार आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। फिर जब आप उसके उत्तर ढूंढेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। गद्यांश के भावों और विचारों को समझें। तो जो भी गद्यांश आपको दिया गया है उसमें जो भी भाव छिपा है, जो भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें ध्यान से समझिए और उसका उत्तर तभी ढूंढने का प्रयास कीजिए। गद्यांश की मुख्य बातों को पेंसिल से रेखांकित करें। तो जब आप गद्यांश पढ़ लें, आपको ऐसी कोई बात जो लगती है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुख्य है, तो उसे आप पेंसिल से रेखांकित कीजिए। दिए गए प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश से उनके सही उत्तर ढूंढें। तो उसमें जो भी प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आप खुद से ना लिखकर बल्कि गद्यांश से ढूंढें। सही उत्तर मिलने पर उन्हें अपनी भाषा शैली में सुंदर तथा सटीक रूप से लिखें। तो जब आपको उत्तर मिल जाए, उस उत्तर को मिल जाने के बाद ही आप उनको जो है अपनी भाषा में सहज और सरल रूप से लिखें। गद्यांश का शीर्षक पूछे जाने पर ऐसा शीर्षक दें जिससे गद्यांश का मूल भाव और उद्देश्य स्पष्ट हो जाए। तो अगर आपको प्रश्न दिया गया है कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, तो आप गद्यांश के मूल भाव को समझिए और समझिए कि वह क्या आप तक पहुंचाना चाहता है, उसके बाद ही आप शीर्षक लिखिए। ध्यान रहे उत्तर छोटे व सरल भाषा में दिए जाए। तो जो भी उत्तर आप लिखें वे बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए और सरल और सहज शब्दों में होने चाहिए। चलिए गद्यांश का एक उदाहरण देखते हैं। पहले गद्यांश पढ़ते हैं। कुछ लोग छात्रों की अनुशासनहीनता का मुख्य कारण माता पिता की ढिलाई मानते हैं। माता पिता के संस्कार के प्रभाव बच्चों पर पड़ते हैं। बच्चों की प्राथमिक पाठशाला घर होती है। यदि घर का वातावरण ही दोषपूर्ण है तो बालक के संस्कार उन्नत कैसे हो सकते हैं। पहले तो प्यार के कारण माता पिता बच्चे के खराब व्यवहार, अशिष्टता और खराब भाषा की ओर ध्यान नहीं देते, किंतु जब हाथी के दांत बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें चिंता होती है। फलतः विद्यालय और शिक्षकों की आलोचना आरंभ कर देते हैं। बच्चों के दोषपूर्ण व्यवहार और संस्कारों का एक कारण हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी है, जिसमें नैतिक या चारित्रिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं होता। पहले विद्यार्थी को दंड का भय बना रहता था, किंतु अब शारीरिक दंड अपराध माना जाता है।
शिक्षक केवल डांट फटकार ही सकते हैं। पश्चिमी संगीत, नृत्य, चलचित्रों आदि ने भी विद्यार्थियों को बहुत हानि पहुंचाई है। इनके कारण चारित्रिक दृढ़ता न रहकर उच्च श्रृंखलता इस सीमा तक बढ़ गई है कि यदि समय रहते इस ओर ध्यान ना दिया गया तो देश का भविष्य ही अंधकारपूर्ण हो सकता है। तो ये था हमारा गद्यांश, जिसमें बच्चों की अनुशासनहीनता के बारे में बात की गई है कि यदि उन पर ध्यान ना दिया जाए तो किस किस तरह के बदलाव और क्या क्या दोष उनमें आ सकते हैं। अब नीचे देखिए, यहाँ प्रश्न दिए हैं। अब गद्यांश से ही हम इनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, माता पिता की ढिलाई का प्रभाव छात्रों पर क्या पड़ता है? कि यदि माता पिता ढिलाई कर दे तो उसकी वजह से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो उत्तर है, माता पिता की ढिलाई से बच्चे अनुशासनहीन और कुसंस्कारी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे की प्राथमिक पाठशाला घर होता है, इस कथन का आशय बताइए कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या आशय है? तो इसका क्या आशय है, बच्चे शुरुआत में चलना, बोलना तथा अन्य अनेक तरह की संस्कारपूर्ण बातें कहाँ से सीखते हैं? परिवार से ही सीखते हैं। अतः घर बच्चे की प्राथमिक पाठशाला है, क्योंकि सबसे पहले जो भी बात या व्यवहार होती है बच्चा अपने परिवार से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, इसलिए वही उसकी प्रथम पाठशाला है। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली किस बात की कमी के कारण अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे रही है? कि आज की शिक्षा प्रणाली में क्या कमी है कि उसकी वजह से अनुशासनहीनता बढ़ रही है? तो उत्तर है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में चारित्रिक तथा नैतिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं है। फलस्वरूप विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में किन किन बातों ने छात्रों को बहुत हानि पहुंचाई है तथा क्यों? कि आजकल ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से बच्चों को हानि हो रही है? तो इसका उत्तर है, वर्तमान समय में पश्चिमी संगीत, नृत्य और चलचित्रों ने छात्रों को बहुत हानि पहुंचाई है। तो आजकल के म्यूजिक, आजकल की मूवीज और वेब सीरीज, आजकल ऐसी चीजें बन रही हैं जिससे बच्चों को हानि पहुंच रही है। इनके दुष्प्रभाव से छात्र चरित्रहीन और उच्छृंखल हो गए हैं। इसी वजह से उनमें जो है नए नए बदलाव हो रहे हैं, नकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, जिस वजह से उनको हानि पहुंच रही है। अगला प्रश्न है, तत्सम रूप लिखना है हाथी और दांत का। तो तत्सम रूप कौन से, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? यानी संस्कृत से लिए गए शब्द जो हिंदी में हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं। तो इनके तत्सम रूप होंगे हाथी का हस्ती और दांत का दंत। आखिरी प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हमें लिखना है। कि अब हमने देखा इसमें जो है बच्चों की अनुशासनहीनता के बारे में बात की गई है और किस किस वजह से उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं उसके बारे में बात है की गई है। तो उपयुक्त शीर्षक इस गद्यांश का होगा अनुशासनहीनता के परिणाम। की अनुशासनहीनता की वजह से क्या क्या जो परिणाम है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये इसका उपयुक्त शीर्षक है। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश जो हमने पहले नहीं पढ़ा था, फिर भी उसमें जो प्रश्न दिए हैं हमने उसके उत्तर अच्छे से लिखने की कोशिश की। अब देखते हैं एक उदाहरण अपठित पद्यांश का। पद्यांश यानी कोई भी काव्य पंक्ति, कोई भी दोहा या कोई भी गीत जो है वो पद्यांश के अंतर्गत आएगा। और अपठित पद्यांश क्या हो गया? ऐसा पद्य का हिस्सा, ऐसा अंश जो आपने पहले नहीं पढ़ा। तो ऐसा पद्यांश जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो, इस बारे में हम कह सकते हैं कि जिसे पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ा गया हो उसे अपठित पद्यांश कहते हैं, जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा। अब अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता तथा भाषा ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो जब आप कविता पढ़ेंगे, उसका अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो आपकी अर्थ ग्रहण करने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी और साथ ही आप चीज़ों का भाव भी अच्छे से समझ पाएंगे। अब अपठित गद्यांशों के प्रश्नों को हल करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वे क्या क्या हैं? सबसे पहले पद्यांश को तब तक
पढ़ते रहना चाहिए जब तक उसका भावार्थ ना समझ में आ जाए। तो आप उसको तब तक पढ़िए जब तक आप उसका भाव तथा उसका अर्थ ना समझ लें। अगला, प्रश्नों को पढ़कर उनका उत्तर पद्यांश में ही तलाशना चाहिए। तो जो भी आपको प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आप पद्यांश में ही ढूंढें। प्रश्नों का उत्तर सरल सुबोध भाषा में लिखना चाहिए। तो यही गद्यांश में भी था, जो भी उत्तर आप लिखें वो सरल होने चाहिए और सुबोध होने चाहिए, उनका अर्थ जो है वो सही से व्यक्त किया जाना चाहिए। अगला, उत्तर के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। ये हमने गद्यांश में भी देखा। गद्यांश के जो भी उत्तर आप लिखते हैं वे बहुत ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे रखें, वे सही से दूसरों को समझ भी आते हैं और सरल भी लगते हैं। कविता का शीर्षक कविता के मूल भाव को प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए और जो भी शीर्षक आप दें वो सही रूप में कविता का प्रतिनिधित्व करे, इसका ध्यान आप रखें। तो चलिए पद्यांश का एक उदाहरण देखते हैं, उसके बाद प्रश्नों का हल ढूंढते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचा उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। तो देखिए यहाँ काव्य का एक अंश दिया है जो एक बहुत सुंदर कविता है, जो एक बहुत ही सुंदर संदेश भी दे रही है। अब देखिए यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, इन्हें पढ़ते हैं और इनके उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत संकट में कैसा बने रहने की शिक्षा देता है। इस कविता में हिमालय जो है हमें कैसा बने रहने का संदेश दे रहा है। तो उत्तर है, हिमालय यह बताता है कि लाख मुसीबत आने पर भी हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें लक्ष्य के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। तो हिमालय के सामने कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी संकट होते हैं, कोई भी आक्रमण होता है, वह जो है बिल्कुल घबराता नहीं है, अचल रहता है, अडिग रहता है। वैसे ही आपको भी हिमालय की तरह ही अडिग रहना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं। तो उत्तर है, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा और लगन के साथ काम करते रहने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, सफलता किसको प्राप्त होती है। उत्तर है, जो अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर रहा है उसे सफलता अवश्य मिली है। यदि आपने निर्धारित कर लिया है कि आपका यह लक्ष्य है और आपको यह प्राप्त करना है तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगला प्रश्न है, इस कविता का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित शीर्षक होगा हिमालय, क्योंकि हिमालय के माध्यम से ही हमें संदेश दिया जा रहा है कि हमें जो है उससे सीख लेनी चाहिए, उससे कि उसकी तरह ही अडिग रहना चाहिए। तो इसका सही शीर्षक होगा हिमालय। अगला और आखिरी प्रश्न, अचल और अविचल का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। तो अचल मतलब अडिग, जो अपनी जगह पर खड़ा रहता है, हिलता नहीं है, और अविचल मतलब स्थिर। तो ये था अपठित पद्यांश। तो हमने गद्यांश और पद्यांश के उदाहरण देखे और उनमें जो प्रश्न दिए थे उनके उत्तर भी ढूंढे। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप अलग अलग गद्यांश देखते रहिए और उसमें से खुद प्रश्न बनाइए और खुद ही उत्तर लिखिए। इससे जो है आपकी रचनात्मक क्षमता विकसित होगी और आप अपने शब्दों में, भाषा में बहुत सी चीजें खुद ब खुद लिख पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।